एकेटीयू के सभी जांबाज योद्धाओं का मैं शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में स्वागत करती हूं। और मैंने आपको जांबाज योद्धा इसीलिए कहा क्योंकि एकेटीयू आप देख ही रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा और कोई इस बात का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि कैसे ईयर आफ्टर ईयर, डे बाय डे, सेशन आफ्टर सेशन नए नए एक्सपेरिमेंट लेकर आ रही है एकेटीयू। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट से हमें घबराना नहीं है, बल्कि एकेटीयू की ताल से ताल मिलाने की, रिदम से रिदम मिलाने की कोशिश करनी है। और इसी रिदम से रिदम मिलाने में मैं शिवानी अग्रवाल आपका पूरा साथ दूंगी, भरपूर साथ दूंगी। और इसी क्रम में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 लेकर आए हैं। यूनिट 1 के 1 शॉट में हम ये तो डिस्कस करेंगे ही कि सिलेबस क्या क्या है, साथ ही बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम उन बच्चों के लिए भी वीडियो में बताते जाएंगे कीवर्ड्स या शॉर्ट फॉर्म में कैसे आपको अपना आंसर लिखना है, ताकि आप अगर कम टाइम है, आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएँ, जैसा कि हम देख ही रहे हैं बहुत ही छोटा सेमेस्टर है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएँ तो उसको भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और बहुत एक अच्छे नंबर लेकर पास हों। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस में है हमारा रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है हमारा टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन देयर कम्स फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन अगर बोला जाए तो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा एंड इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको तैयार करना होगा। देन देयर कम्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सेकेंड प्रायोरिटी पर तैयार करना है। फिर आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बड़े ही आसान है। कोड एंड कंटेंट, ये 2 मार्क्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस एंड रिस्पांस, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉवेल साउंड, कंसोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए नज़र डाल लेते हैं कि 2 मार्क्स में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ डज नॉइज एक्ट एज ए बैरियर, जब बैरियर के बारे में, फिजिकल बैरियर के बारे में डिस्कशन होगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बैरियर को डिफाइन करना है। हाउ बैरियर स्पॉइल द इम्पैक्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना। इन वॉट वेज विल यू डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोड एंड कंटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्लेबल, स्लेबल क्या होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्लेबल आर देयर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फीडबैक, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फीडबैक आर देयर। डिफाइन कोड, व्हाट इज द रोल ऑफ टोन, define tone, what is the role of tone in communication, what is grapevine flow of communication, ये flow में मिल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो आइए बढ़ते हैं 7 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर जैसा कि मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, फ्लोज वाला। रोल एंड पर्पस बहुत ही आसान है, सेकेंड प्रायोरिटी पर आप डाल सकते हैं। काइंड्स ऑफ बैरियर भी सेकेंड प्रायोरिटी पर और ये थर्ड प्रायोरिटी पर डाल सकते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम अपने कंटेंट को आगे आते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत टाइम की इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंग का एक ऐसा ब्रिज है, मीनिंग का एक ऐसा सेतु है लोगों के बीच में, और इस ब्रिज का यूज़ करके आप अंडरस्टैंडिंग की रिवर को सेफली क्रॉस कर सकते हो, सेफली पार कर सकते हो। यानी अगर आपको लगता है कि आपको 2 लोगों के बीच में या 2 से अधिक लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो अंडरस्टैंडिंग तक ले जाने के लिए कम्युनिकेशन क्या है, एक ब्रिज है। तो आपने यहाँ कीवर्ड क्या पकड़े, अंडरस्टैंडिंग और ब्रिज। कम्युनिकेशन वर्ड को अगर लिटरेरी फॉर्म में देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज डिराइव्ड या दैट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स दैट इज कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। कम्युनिस जो है उसका मतलब होता है कॉमन, और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन, और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये शेयरिंग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक कॉमन शेयरिंग है किस चीज़ की। अब आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। कई बार आपको न्यूज़ अपनी शेयर करनी होती हैं, जो भी आपके पास न्यूज़ हैं। कई बार आपको अपनी आइडियोलॉजी, आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, थॉट्स, परसेप्शन, इमोशन, फीलिंग, पैशन। तो इन सबको शेयर करने के लिए, इन सबको कॉमनली शेयर करने के लिए बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, between one group to another group, between one individual to another individual। ठीक है, तो क्या है कम्युनिकेशन, एक कॉमन शेयरिंग है इन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, कभी इनके बीच में, कभी इनके बीच में, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ और लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन से बना है, इंटरैक्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, फिर वही बात आ गई सारी कि हमारी फीलिंग्स को, इमोशन को, आइडियोलॉजी को, डिसीजंस को किस ग्राउंड पर, या तो पर्सनल ग्राउंड पर या कैजुअल ग्राउंड पर या इनफॉर्मल यानी अनऑफिशियल ग्राउंड्स पर शेयर करते हैं। तो ये जो है ये जनरल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक तो जनरल कम्युनिकेशन, एक होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो जनरल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप इंटरेक्शन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, एक्सचेंजिंग, शेयरिंग या ट्रांसफरिंग करते हैं किस चीज़ का, अपनी वही चीज़ों का, जो यहाँ पर बताई थी, न्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, किस ग्राउंड पर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ, पर्सनल ग्राउंड पर जब करते हैं इन चीज़ों का शेयरिंग, कैजुअल ग्राउंड पर करते हैं या इनफॉर्मल ग्राउंड पर करते हैं, तो ये जनरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन जो है एक कॉमन फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब एक कॉमन घटना है, यानी कि इसमें कुछ भी अभूतपूर्व नहीं है, इसमें कुछ भी अमेजिंग नहीं है, ये एक कॉमन यानी डेली होने वाला एक फिनोमेना है, एक घटना है ह्यूमन सोसाइटी में जो होता रहता है। यहाँ तक कि एंशियंट एज से कम्युनिकेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होता आ रहा है। उस समय लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन इवन विदाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस द प्रिमिटिव एज। जो प्रिमिटिव एज है वहाँ से हमारा कम्युनिकेशन चला आ रहा है। अब कुछ डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, देखिए अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इतना ही बहुत हो गया है ना, लेकिन अगर आप फिर भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर। उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसका रिजल्ट किस में निकलता है, मीनिंग के एक्सचेंज के फॉर्म में निकलता है। न्यूमैन और समर ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंजिंग है, किसका, फैक्ट का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, किसमें, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। ये काफ़ी अच्छी है, ये आपको बिना किसी एफर्ट के याद हो जाएगी अगर आपने ये सारा कुछ समझ लिया है तो। मेरी फेवरेट ये वाली है नेट टर्नर की, गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी के बीच में, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। आपने देखा होगा अगर शाम को कोई कन्फ्यूज़न हो जाए आपके और आपके दोस्त के बीच में चैटिंग करते हुए, सुबह जाकर अगर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है और क्लैरिटी आ जाती है। तो मेरी फेवरेट तो यही वाली है। और दूसरी ये भी मुझे अच्छी लगती है, रॉबर्ट एंडरसन ने ये कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, इंटरचेंजिंग है, थॉट्स का, ओपिनियंस का, इन्फॉर्मेशन का, कैसे, स्पीच के द्वारा यानी ओरल फॉर्म में, राइटिंग के द्वारा यानी रिटन फॉर्म में, और साइंस के द्वारा यानी नॉन वर्बल के रूप में। ओरल स्पीच, राइटिंग और साइंस के रूप में, ये साइंस के द्वारा, साइन का मतलब सिंबल्स के द्वारा, जैसे कि ट्रैफिक सिंबल होते हैं, ट्रैफिक या फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई जो रेड लाइट है वो इंडिकेट करती है कि अंदर ऑपरेशन चल रहा है और आप डिस्टर्ब ना करें। ऐसे ही जब रिले रूम होता है तो उसके बाहर भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है। तो बहरहाल ये साइन होते हैं, है ना। स्पीच, राइटिंग और साइंस के द्वारा कम्युनिकेशन एक थॉट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन की इंटरचेंजिंग है। तो इसमें से जो भी डेफिनेशन आपको पसंद, यानी कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति रिसीविंग का काम करता है जो रिसीवर होता है, और एक व्यक्ति सेंडिंग का काम करता है, मैसेज को सेंड करने का काम करता है जो सेंडर होता है। कभी ये काम वर्बल फॉर्म में होता है, वर्बल मेथड्स के जरिए होता है, कभी ये काम नॉन वर्बल मेथड्स के जरिए होता है। जैसे वर्बल मेथड में क्या हो गया, आपने मतलब मुंह से बोलकर कह दिया, स्पीच दे दी, इंटरव्यू ले लिया। नॉन वर्बल में क्या आता है, आपने थप्पड़ दिखा दिया, है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है वाला डायलॉग याद रखना। कभी आपने हैंडशेक कर लिया, है ना, तो उससे आत्मीयता, आपकी फ्रेंडशिप दिखाई दी। कभी आपने हाई फाइव कर ली तो उससे आपका जो है एक्साइटमेंट दिखाई दिया, तो ये नॉन वर्बल हो गए। नमस्ते कर ली, चरण स्पर्श कर लिए, है ना। अब आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इतना बड़ा देखकर घबराना बिल्कुल मत। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रोल क्या है, सोशल लाइफ हमने बताई है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए, बिजनेस को पूरा करने के लिए और लीडरशिप के लिए, है ना, और टीचर के लिए क्या रोल है। तो ये आप पहले तो क्या करेंगे, आप इस तरह से अपना एक ये बना देंगे, डायग्राम टाइप का बना देंगे, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है।
अब अगर हम देखें सोशल लाइफ में क्या रोल है, तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन जो है सोशल लाइफ के लिए एक इसेंस का काम करता है, एक सार का काम करता है। अगर सोशल लाइफ हमारी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इसेंस वगैरह छोड़ो, आप नहीं याद होगा मत मत करना, परेशान मत होना। ये जो है सोशल लाइफ हमारी इनकम्प्लीट है। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बातचीत ना करें, अपनी फैमिली से बातचीत ना करें, अपने गुरुओं से बातचीत ना करें, तो आपकी सोशल लाइफ तो इनकम्प्लीट है। मैन बीइंग ए सोशल एनिमल नीड्स टू कम्युनिकेट वन अनदर। अगर हम एक सोशल एनिमल हैं, अगर हमें सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो वी नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ही होगा। वट डिफ्रेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता है वो भी कम्युनिकेशन ही है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो अभी आपने इतनी सारी डेफिनेशंस में पढ़ा कि कम्युनिकेशन हमें परमिट करता है, अलाउ करता है, अलाउ की जगह आप परमिट लिख दीजिएगा। कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है, और कुछ नहीं लिखेंगे तो हेल्प कर लिख दीजिएगा। तो कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है, किस लिए? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, थॉट्स को शेयर करने के लिए, आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए, न्यूज़ को शेयर करने के लिए, व्यूज़ को शेयर करने के लिए। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो आप लिख दीजिएगा। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? एक्सप्रेस। आप खाली इतना लिख दीजिएगा, एक्सप्रेस, और फिर क्या लिख देंगे? फीलिंग, इमोशन, न्यूज़, व्यूज़, आइडियोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने आपको याद आते जाएँ सारे लिख दीजिएगा। अब क्या है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें रिलेशनशिप बिल्ड ऑन करने होते हैं, एक दूसरे से रिश्ते बनाने होते हैं, और जो पहले से रिश्ते हैं उनको उन रिश्तों के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना होता है, यानी एनरिच करना होता है, यानी प्रगाढ़ करना होता है, यानी कि उनको परिपक्व करना होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने दोस्ती बना ली, मान लो आपने मुझसे दोस्ती कर ली और आपने दो साल तक मुझसे कोई बात नहीं की, तीसरे साल में आपको कोई काम पड़ता है करते हैं, तो वो आत्मीयता, वो वार्मथ नहीं रह जाएगी रिश्तों में। तो रिश्तों के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिश्तों के बॉन्ड में वार्मथ लाने के लिए जो है क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो आपको बस ये चीज़ें याद करनी है, बोल्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप, या एनरिच बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने छोटों को, आप अपने बराबर वालों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब मोटिवेट से ही जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं? इंस्पायर कर सकते हैं उनको, है ना। आप क्या कर सकते हैं? उनको क्या कहते हैं? बूस्ट अप, उनका बूस्ट अप देयर मॉरल, है ना, उनका मॉरल बूस्ट कर सकते हैं। तो इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और उनका मॉरल बूस्ट अप कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर हम अगला पॉइंट बना सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड वन अनदर्स नीड्स, फीलिंग एंड पैशन। कम्युनिकेशन ना हो तो हम एक दूसरे की नीड और रिक्वायरमेंट कैसे समझेंगे, है ना। बच्चा भी, अगर छोटा बच्चा जिसके पास बातचीत करने का साधन नहीं है, तो वो भी अपनी भूख को, जब वो भूखा होता है तो वो रोने लगता है, जब वो खुश होता है तो स्माइल करने लगता है, ये भी तो उसकी लैंग्वेज ही है। तो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, रिक्वायरमेंट को बताने के लिए, अपनी फीलिंग, अपनी पैशन को बताने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सोशल लाइफ में। इट अलाउज टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। ये हमारी वैसे तो देखिए यहाँ पर भी इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा, लेकिन मैंने और कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये कहाँ हमारी मदद करता है? एक दूसरे को जानने में और समझने में, नो और अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे के लिए एम्पैथेटिक होने में। एम्पैथेटिक का मतलब जो फील हो रहा है, आप अपने लिए फील करते हैं, वो उसी फील कर सकें, ये एम्पैथेटिक होना होता है। नेगोशिएट करना, यानी कि दो से अधिक पार्टियों के बीच में बिचौलिए का काम करना, बार्गेनिंग करना, है ना, एक मध्यस्थता का काम करना, एक दोनों से बातचीत करके एक मिडवे निकालना जो इसको भी पसंद आए और उसको भी पसंद आए। तो ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं जब डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आती हैं। कम्युनिकेशन हमारी कहाँ मदद करता है? सजेशन इम्पार्ट करने में, एडवाइस देने में, काउंसलिंग करने में भी हमारी मदद करता है। आपने देखा होगा कि एडमिशन के टाइम पर जो काउंसलर होती है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको अपने जाल में फंसा लेती है और आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक तरह से, पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर देती है। तो ये कम्युनिकेशन ही तो है उसका, जो आप काउंसलिंग वो इस तरह से करती है कि आप बिल्कुल हिप्नोटाइज।
जाएगा, तो विद्यादान भी हो जाएगा आपका, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अब दूसरा हेडिंग है कि कम्युनिकेशन हमारी कैसे मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। तो देखिए ये पॉइंट 1.2 इस तरह से कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शन के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए, अगर हमें स्मूथली वहाँ पर करना है वर्किंग, तो ये क्या काम करता है, ये किस तरह से काम करता है, ये काम करता है हमारा लाइफ ब्लड के रूप में काम करता है ना। जिस तरह से लाइफ के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा लार्जली डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा लार्जली का मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पर। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, जितना निर्बाधित का मतलब जितना क्या कहते हैं, हैम्पर हुए बिना वहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। अब कैसे मदद होती है ये भी जान लीजिए आप। फॉलोइंग एरियाज़ में ये हमारा मदद करता है। किस किस एरिया में मदद करता है कम्युनिकेशन? हमारी मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के बीच में क्लाइंट और कस्टमर से हमारे रिश्ते बिल्डअप करने में, हमारा ट्रस्ट बिल्डअप करने में। अगर आपके क्लाइंट और कस्टमर हो जाता है तो वो हमेशा आपके पास आएंगे, माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो होगी कैसे? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये यहाँ पर ये वाला कीवर्ड है कि ट्रस्ट बिल्डअप करने में। अब अगर आप मैनेजर हैं या आप अगर टीम लीडर हैं तो ये आपके एम्प्लॉयज़ का मॉरल बूस्टअप करने में भी आपका काम देगा। कई बार एम्प्लॉयज़ थके हुए होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, है ना, जाना चाहते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते हैं, काम उन्हें कठिन लगता है। तो ऐसे में आप अपने एम्प्लॉयज़ का मॉरल बूस्टअप कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, है ना, उनके टफ टाइम्स में। तो देखिए बस 4 वर्ड्स हैं, बिल्डिंग ट्रस्ट, बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, मोटिवेट करना और इंस्पायर करना। कम्युनिकेशन हमारी कहाँ मदद करता है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करता है। किसके लिए? अगर मान लीजिए 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, स्ट्रगल, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिस्प्यूट, मतभेद हो जाते हैं, है ना, उनकी ग्रीवेंसेस को लिसन करने में मदद करता है। ग्रीवेंसेस का मतलब शिकवे और शिकायतें। फिर उनमें नेगोशिएट कराने में मदद करता है। उनके बीच में मिडवे, ये मिड है, उनके बीच में मिडवे निकालने में मदद करता है। 2 पार्टीज़ के बीच में अगर झगड़ा हो गया, या अगर एचआर का काम क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक मिडवे निकालना कि सैलरी को ऐसे नेगोशिएट करना कि एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाई हो जाए और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो जाए। तो नेगोशिएशन का क्या रोल है कि एक मिडवे निकालना जिसमें जो दोनों ही पार्टीज़ के लिए सुटेबल हो, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को लगे कि दे आर इक्वली जज्ड, दे आर इक्वली इवेल्युएटेड, दे आर इक्वली ट्रीटेड। तो बहरहाल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, टू नेगोशिएट नहीं याद होता तो टेक आउट द मिडवे। अब आगे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन हमारी कहाँ मदद करता है? कम्युनिकेशन हेल्प्स टू गेट द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। देखिए अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी अच्छे पद पर हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारा काम खुद करें। आपको क्या करना है? यू हैव टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स। आपको दूसरों से काम निकलवाना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे? टू गेट द वर्क डन बाय योर सबऑर्डिनेट्स। आप अपने सबऑर्डिनेट्स से, अपने नीचे वालों से, अपने जूनियर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से काम निकलवाएंगे, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, विज़न और मिशन है, पॉलिसी है, उसको क्लियर करने में भी मदद करता है, उनसे कनेक्ट होने में मदद करता है ना, उनका कॉन्फिडेंस विन करने में, उनका विश्वास जीतने में भी कम्युनिकेशन करता है। इवन टू डिराइव देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, यहाँ तक कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनका कमिटमेंट लेने में, है ना, उनकी लॉयल्टी, वफ़ादारी लेने में भी, उनको वफ़ादार बनाने में भी एक एम्प्लॉयर जो है शुड बी कम्युनिकेटिव विद हिज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए कमिटेड हों, है ना, पूरी तरह से समर्पित हों, डिवोटेड हों और लॉयल हों, तो आपको ज़रूरी है कि आप समय समय पर उनसे मिलें, उनको 1 to 1 उनसे कन्वर्सेशन करें।
अब देखिए हमारा अगला आता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जब भी कभी आपको अपना बिज़नेस सेटअप करना होता है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, राइट। इन्फॉर्मेशन गैदर करने में आपको वहाँ के लोगों का बजट पूछना होता है, आपको वहाँ के लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता करना होता है, आपको वहाँ के लोगों की नीड्स का पता करना होता है, आपको वहाँ के लोगों की प्रायोरिटीज़ रिक्वायरमेंट्स की जानकारी लेनी होती है, उनके टेस्ट की जानकारी लेनी होती है। तो इन सब जानकारी लेने के लिए आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए लोगों से बातचीत करने में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा है अपने ग्राहकों को क्लियर मैसेज कन्वे करने के लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप दूसरों को कन्विंस कर सकें, उनको परसुएड कर सकें, किसके लिए? अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट तैयार होते हैं, लीफलेट तैयार होते हैं, ब्रोचर तैयार होते हैं। तो इन सबको डिज़ाइन करने में जितना ज़्यादा मजबूत कम्युनिकेशन होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक 30 मिनट का ऐड की वजह से एक प्रोडक्ट घर घर में पॉपुलर हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो लोगों को कन्विंस और परसुएट करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अगले पॉइंट पर चलें तो कीवर्ड है टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्लाइंट एंड कस्टमर। कस्टमर की नीड क्या है, उनका बजट क्या है, उनकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या है, इन सब को जानने के लिए भी आपको लोगों से बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के लिए, कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए, उनके सजेशन इन्वाइट करने के लिए भी आपको लोगों से बातचीत करनी होगी। अब देखिए बिज़नेस में कोई भी काम आप अगर ये सोच लिया है आपने कि मैं अकेला कर लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। एक अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तो आपको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है। अब टीम को बनाने में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। टीम के अंदर टीम स्पिरिट डालने में भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपने लोगों से कोऑपरेशन लेने के लिए, अपने लोगों से कोऑर्डिनेशन लेने के लिए भी हमें जितना ज़्यादा हम उनसे कोऑर्डिनेशन लेना चाहते हैं, कोऑपरेशन लेना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें उनसे मिलकर चलना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, समय समय पर उनके थॉट्स लेने होंगे, उनके ग्रीवेंसेस पूछने होंगे, उनके सजेशन लेने होंगे। तो इस तरह से बिज़नेस में तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। अब आगे चलते हैं लीडरशिप। देखिए एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक अच्छे लीडर के लिए कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड का काम करता है, ठीक है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी में 69% मैनेजर ये बोलते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद देयर एम्प्लॉयज़ इन जनरल, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से जनरली कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं है और उसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल नहीं है जितना कि होना चाहिए उन्हें। कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ वर्क करता है लीडरशिप के लिए या एक लीडर के लिए? देखिए एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसकी टीम बहुत लंबी हो, बहुत मजबूत हो और टीम के लोग उससे कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टीम के बीच में ट्रस्ट बनाए, कॉन्फिडेंस उनका विन कर सके। तो लोगों का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट विन करने के लिए आपको उनसे कम्युनिकेट करना होगा, उनका उनसे कोलैबोरेट करने के लिए, उनका कोऑपरेशन इनवाइट करने के लिए आपको उनसे बातचीत करनी ही करनी होगी। अगला आता है टू डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट एज पर द इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब देखिए अगर आपको कोई मनपसंद का काम मिल जाए तो आप दुगनी मेहनत से करते हैं, बल्कि आप 10 गुनी मेहनत से करते हैं और आपको करते हुए बड़ी खुशी होती है, आप बड़ी एफिशिएंसी के साथ करते हैं वो काम। लेकिन आपको कोई काम ऐसा मिल जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लें आप नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे लीडर का काम ये होता है कि वो असाइनमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करे लोगों के इंटरेस्ट और उनकी स्किल को देखते हुए, है ना। जब आप उनकी स्किल और इंटरेस्ट को देखते हुए उनके बीच में कामों का बंटवारा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे आउटपुट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अगला आता है टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। देखिए आप अगर एक अच्छे लीडर हैं तो आपको सबको फैमिली की तरह लेकर चलना होगा। जब आप फैमिली की तरह लेकर चल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, उनकी अगोनीज़ को जानें। अगोनीज़ का मतलब एंजाइटीज़ को जानें, चिंताओं को जानें टाइम टू टाइम, और उन्हें बेस्ट सूटेबल सजेशन दें, बेस्ट सूटेबल मोटिवेशन दें, उनको उनका मॉरल बूस्टअप करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, समझें और सुनें। उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। टू इन्फ्यूज़ इन दैम स्ट्रेंथ एंड स्पार्क। देखिए कभी कभी आपके टीम में कुछ लोग होते हैं जो किसी कारण से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील कर रहे होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, है ना, उनका मन नहीं लग रहा होता काम में, वो बहुत जल्दी थकने लगते हैं मेंटली। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप
उनको समझाएं, है ना, बुलाकर अपने केबिन में। आप थोड़ा पार्टी उनके साथ करें, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें। हो सकता है पर्सनल जिसके कारण से वो काम ना कर पा रहे हों। तो बहरहाल आपको अपनी टीम के लोगों में स्ट्रेंथ और स्पार्क इन्फ्यूज़ करना है ना, उनके अंदर ज़ील डालना है काम करने का, उत्साह डालना है काम करने का, तभी तो वो मनोबल बनाकर काम कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेंथ और स्पार्क इन्फ्यूज़ करने के लिए, ताकि बेस्ट आउटकम निकल सके, तो इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा, टाइम पर करना होगा, पर्सनली 1 to 1 करना होगा। लीड द टीम, टीम को लीड करने के लिए। नर्चर फ्रेंडली बॉन्डिंग विद टीममेट्स के अंदर, टीममेट्स के में आपस में फ्रेंडली बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, फ्रेंडली बॉन्डिंग को डेवलप करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखिए, एक रोल है टीचर के लिए। आपने कई बार पर्सनल लाइफ में फील करा होगा कि जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत होती है अनडाउटेडली, लेकिन वो उतने ज़्यादा अच्छे से बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जबकि एक फ्रेशर आता है और वो बहुत अच्छे से बच्चों की प्रॉब्लम को जान समझ के उन्हें बड़े अच्छे नंबर दिलवा देता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सक्सेसफुल टीचर के लिए कम्युनिकेशन मस्ट है। या बॉक्स में लिखिएगा, क्यों? क्योंकि एक टीचर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जो नॉलेज उसके ब्रेन में है, वो जब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सामने नहीं रख पाएगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए, कितना भी नॉलेजेबल एक टीचर क्यों ना हो, अगर उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट बना लीजिएगा। टू एक्सप्रेस हिज नॉलेज, भाई अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप अपने स्टूडेंट की क्वेरी नहीं जानेंगे, टू गेट टू नो देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम जानने के लिए, है ना, कि कहाँ पर बच्चे को नहीं समझ में आया है। यही तो एक अच्छे टीचर की निशानी है कि बच्चे की ये बात जान ले, बच्चा बिना कहे ही बच्चा कहे ना, और आप जान ले कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ वो अटक रहा है ना। एंड टू मोटिवेट दैम, कई बार हमें अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करना पड़ता है, इंस्पायर भी करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टीचर के लिए क्या रोल है? एक तो उसको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, और उसको अपनी नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। उसको टू गेट टू नो द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की प्रॉब्लम जानने के लिए ज़रूरत है, और अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए टू इन्फ्यूज़ इन दैम स्ट्रेंथ एंड स्पार्क टू स्टडी हार्ड, है ना। इन सब के लिए भी आपको आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन एक टीचर के लिए। अब आगे चलते हैं, और ये है हमारा पर्पस। देखिए, अगर आपने पर्पस भी आता है तो अगर आप ये वाले पॉइंट भी लिखाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सटीक ही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाना है तो हमें आपको बताना ज़रूरी है कि 3 मेन पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, आप इसको चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट और टू परसुएड। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? आजकल के एरा में, आजकल के पीरियड में अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी थी या करी थी तो ज़रूरी नहीं है कि आज आपकी नॉलेज परिपक्व होगी, कंप्लीट होगी। आजकल डेली कोई नया अपडेशन आता है। आजकल हर महीने, हर दिन कुछ नए इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, राइट। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया, आप ही स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप बहुत सारी वेबसाइट सर्फ करते हैं। क्या करते हैं? वेबसाइट सर्फ करते हैं, बहुत सारे ब्रोचर्स को पढ़ते हैं, एडवर्टीज़मेंट को पढ़ते हैं, और इन सब को, यानी वेबसाइट को, ब्रोचर को, एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन करने में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है ना। अब अगर आप एक होटल या बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, या कुछ भी एक नया उद्योग, एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, एक नया सेटअप लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको लोकल सिटीजन्स की नीड को पता करना होगा। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। रेट और बजट, उनकी बजट और परचेजिंग कैपेसिटी को पता करना होगा। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ लोगों से बातचीत करनी होगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन काम आएगा। तो इन्फॉर्मेशन में तो ये हो गया, आपको ये दोनों कीवर्ड याद रखने हैं और ये थोड़े एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब आता है टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब है व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, हाउ टू डू, हमें कैसे करना है, कब करना है, और वाई टू डू, क्यों करना है, पर्पस
व्हाट टू डू। तो इंस्ट्रक्शन हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने डेली लाइफ में फुलफ़िल करना होता है। उन वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर के फॉलो करने होंगे। आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय अपने टीचर्स के फॉलो करे होंगे। गेटवे क्लासेस से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो आप फॉलो करेंगे, है ना। जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए आप एल्यूमनी मीट करा रहे हैं तो आपकी मैनेजमेंट आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, मतलब इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा जिसको आपको फॉलो करना है, चाहे वो नोटिस के माध्यम से दे, चाहे वो सर्कुलर के माध्यम से दे, तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चाहे वो आपको रिपोर्ट बनाकर दे प्रीवियस फंक्शंस की। तो जो भी है, एल्यूमनी मीट को ऑर्गेनाइज़ करने में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि कब आपको कल्चरल कराना है, कब आपको टेक्निकल सेक्शन कराना है, कहाँ पर आपको टेक्निकल सेक्शन के इवेंट्स कराने हैं, कहाँ पर आपको कल्चरल सेक्शन के इवेंट्स कराने हैं, कहाँ पर आपको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। तो इन सबको कराने के लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही होगा। छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप जब कोई भी गैजेट खरीदने जाते हैं तो उसकी परचेजिंग के साथ, उसकी ख़रीदारी के साथ आपको एक छोटी सी बुक मिलती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। उसमें लिखा होता है बहुत ही इजी वर्ड्स में कि कैसे इस गैजेट को ऑपरेट करना है, कैसे इस गैजेट को फंक्शनिंग करानी है। तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के डिज़ाइनिंग में, ड्राफ्टिंग में बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यूज़ होता है, ताकि एक एवरेज काइंड ऑफ रीडर बहुत आसान भाषा में पढ़कर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके और अपने गैजेट को ऑपरेट कर सके। इसी तरह से डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, यहाँ पर आपको ये हो गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल का। एक डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, पर्चा जिसे आप बोलते हो, उसमें भी तो ये लिखा होता है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, कौन से टाइम पर लेनी है, कौन सी गोली लेनी है। तो इनके डिज़ाइनिंग में भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। परसुएड, देखिए परसुएड करना, कन्विंस करना हम बिज़नेस के पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। जितना ज़्यादा डायनामिक और इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल हमारा कम्युनिकेशन होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को परसुएड कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे और उनसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएं। तो एक कस्टमर बनाने के लिए, क्लाइंट चेन बनाने के लिए आपको लोगों को परसुएड करने की बहुत ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारे क्लाइंट और कस्टमर को परसुएड करने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मूवी का ट्रेलर आपने देखा होगा, कई बार बहुत साधारण सी मूवी चल जाती है और कई बार बहुत अच्छी मूवी भी जो है पिट जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अगर मूवी का ट्रेलर अच्छा है तो किसी भी मूवी को वो चला देगा। इसी तरह से आपने देखा होगा 30 सेकंड का एडवर्टीज़मेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचा देता है, उसको फेमस कर देता है, उसको नेशन वाइड पॉपुलर कर देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा एक कन्विंसिंग डायलॉग जो है मूवी का, वो आपके दिलों में इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ता है कई डिकेड्स तक। जैसे सन्नी देओल का जो एक डायलॉग है कि 2.5 किलो का हाथ, वो आज तक आप लोग बातचीत में यूज़ करते हैं। सलमान खान का जो डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप से भी नहीं डरता। देखिए, आप भी AKTU के बच्चे हैं और आपको भी अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि जितना भी AKTU आपको नचाए, आप नाचने के लिए तैयार हैं और आप AKTU की ताल से ताल बिल्कुल मिलाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ऐसे ही सोनाक्षी का डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता भाई, प्यार से डर लगता है ना। तो ये सारे जो डायलॉग हैं वो आपको अभी भी याद हैं। एक मुझसे दोस्ती करोगे का डायलॉग था, दोस्ती में नो फ्रेंडशिप, दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो आज तक आपके मुंह पर चढ़े हुए हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा था। तो ये तो हमारे कुछ पर्पस हो गए। इनके अलावा कुछ अदर पर्पसेस भी हैं, जैसे कम्युनिकेशन की मदद से आप एक अच्छा रिज्यूमे ड्राफ्ट कर सकते हैं और अपनी स्किल और पोटेंशियल को सेल आउट कर सकते हैं या एग्जिबिट कर सकते हैं। एक जो फिजिशियन होता है यानी डॉक्टर जो होता है, वो अपने पेशेंट का पेन जो है मिनिमाइज़ कर लेता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कभी कितनी बार जो एक स्वीट टेम्पर्ड नर्स होती है, बहुत ही पोलाइट होती है ना, या एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वो हंसता हुआ आता है और आपको चुपके से मुस्कुरा के इंजेक्शन लगा देता है, आपको पता भी नहीं चलता। जबकि एक रफ टफ नर्स जो होती है वो आपकी पेन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अगर डॉक्टर, फिजिशियन, नर्स जो हैं वो अच्छे से अगर आप पेशेंट हैं, आपका आधे से ज़्यादा दर्द यूं ही छूमंतर हो जाएगा।
आगे चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। देखिए डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन बहुत ही इंसेपरेबल पार्ट है, यानी उसे सेपरेट नहीं करा जा सकता। डिजिटल वर्ल्ड की सारी जो सक्सेस है वो उसका दारोमदार किस पर है, उसका जो क्रेडिट, सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है वो कम्युनिकेशन को जाता है। चाहे वो थंबनेल हो, है ना, चाहे वो आपका कंटेंट हो, पॉडकास्ट हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो सक्सेस आपके पास ओवरनाइट आ जाती है, रातों रात आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसे बॉक्स में लिखिएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड में तो कम्युनिकेशन की जो इम्पॉर्टेंस है उसको हम कहीं भी इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे कुछ पर्पस से। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है, क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन। बहुत आसान है। ओरल कम्युनिकेशन जो है, जो फेस टू फेस कैरी ऑन होता है, जो माउथ के जरिए होता है, वॉइस के जरिए होता है, टोन के जरिए होता है, बॉडी लैंग्वेज के जरिए होता है। बॉडी लैंग्वेज से भी तो कम्युनिकेशन होता है। आपने फिर लग गई आपकी, है ना, हाथ जोड़कर नमस्ते कर ली, है ना, हैंडशेक कर लिया, आपका पता लग गया कितने बॉम्ब थे आपके रिश्तों में। इंटोनेशन से होता है, जिसको कैरी बॉडी लैंग्वेज से, आईज से, स्माइल से। तो वो जो होता है वो मतलब फेस टू फेस जिसमें कम्युनिकेशन होता है, या माउथ, वॉइस, टोन, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, इंटोनेशन के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। और भी आसान वर्ड्स में बताएं, जब सेंडर और रिसीवर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं या फ़ोन पर प्रेजेंट होते हैं तो ये, और जब वो सामने आकर कम्युनिकेट करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल को आप इस तरह से चार्ट बनाकर बहुत अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। इंटरव्यूज़ इसके एग्जाम्पल हैं, स्पीच, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, डेक्लेमेशन, है ना, डेक्लेमेशन। और एक नया है जो आपकी कॉपी को बिल्कुल अलग कर देगा, वो है सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश, तो ये भी याद रखिएगा। अब एडवांटेजेस पर आते हैं। देखिए ओरल कम्युनिकेशन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये डाउट और कन्फ्यूज़न को, मिसअंडरस्टैंडिंग को एट द वेरी स्पॉट, वहीं की वहीं ख़त्म कर देता है। कोई डाउट नहीं लगने देता, कन्फ्यूज़न नहीं आने, एफर्ट्स बहुत बचाता है, हमारी एनर्जी हमारी बचाता है। और जाहिर सी बात है जब टाइम एफर्ट बचते हैं तो मनी भी कहीं ना कहीं बच रहा होगा। ओरल कम्युनिकेशन परसुएसिव है, यानी कन्विंसिंग है। अब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए आपने एक डांस कंपटीशन का सर्कुलर निकाला और खाली सर्कुलेट कर दिया तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है उसे पढ़े ही ना। लेकिन जब आप क्लास टू क्लास, सेक्शन टू सेक्शन जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे तो वहाँ देखेंगे एक बच्चा हाथ तो खड़ा करना चाह रहा है बट वो हेजिटेट हो रहा है, तो आप तुरंत उसको आगे ले आएंगे, मोटिवेट कर देंगे और परसुएशन में ले आएंगे, कन्विंस कर देंगे कि आओ बेटा आप भी पार्टिसिपेट करो। ओरल होता है क्योंकि आपको क्लाइंट की नीड दिख रही होती हैं वहाँ पर, और आप उनके एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे करनी है। ओरल कम्युनिकेशन फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने में, फ्रेंडली रिलेशन को, बॉन्ड्स को चेरिश करने में, फ्रेंडली होने में बहुत मदद करता है। बहुत अच्छे बॉन्ड्स को नर्चर करने में, नरिश करने में, डेवलप करने में भी हमारी मदद करता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। आपने देखा होगा अगर आपने रात में कुछ बात करी किसी से तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, और जब आप चैटिंग कर रहे होते हो तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न अराइज हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी लड़ाई होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप सुबह जाकर फेस टू फेस बातें करते हैं, तो जब दोनों पार्टीज़ को सामने सामने बात कराया जाता है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा टूल है। इट इज़ सेफ़ टू शेयर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इशूज़। अगर आपके कुछ प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ हैं, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सामने की सामने जाकर बात कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको आई लव यू का मैसेज लिखा व्हाट्सएप पर, और आपने दुनिया भर के ताले लगा रखे हैं, उस पर दुनिया भर के पासवर्ड लगा रखे हैं, चार्जिंग पे रखा है मोबाइल, लेकिन जब आई लव यू वो जो मैसेज होते हैं वो ऊपर विंडो में आने लगते हैं ना ऊपर, तो हो सकता है आपके पापा पढ़ लें। अच्छा, पापा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपकी मम्मा ने और ये छोटी सिस्टर ने पढ़ लिया तो वो बहुत हल्ला करेंगी। तो कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट मैसेजेस को कन्वे करने के लिए भी ये एक सेफ़ प्लेटफॉर्म है। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी अगर इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताने हैं, बहुत सारे हमें रूल्स बताने हैं,
बहुत सारे फॉर्मूलाज बताने हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है, इम्प्रॉपर मेथड हो जाएगा, है ना, इम्प्रॉपर मेथड है, फिर ये इम्प्रॉपर मेथड है। ओरल कम्युनिकेशन में लीगल वैलिडिटी नहीं होती। मान लीजिए मैं एक टीचर के रूप में आपको ओरली कुछ पढ़ाकर चली जाऊँ, आपने वो रिकॉर्ड तो करा नहीं है और वही आप एग्ज़ाम में लिखाएं, लेकिन मैंने गलत पढ़ा दिया था आपको बाई चांस, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर मैं तो उस समय मुकर जाऊंगी कि नहीं भाई मैंने तो नहीं पढ़ाया ये। तो ओरल कम्युनिकेशन में कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, आप इसे एक प्रूफ के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओरल कम्युनिकेशन को हम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेफ नहीं कर सकते, ये केवल अवेलेबल ऑडियंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड होता है। फ्यूचर रेफरेंस यानी कि अगर आपका ये जो लेक्चर है, अगर आपका ओरल है, क्लासरूम लेक्चर है, तो आप अपने जूनियर्स को नहीं दे सकते हैं, है ना। इट सेव्स टाइम। अब देखिए ऊपर हमने बात करी थी कि टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, मनी सब बचाता है, लेकिन टाइम ये कब बचाता है, केवल डेली इंटरेक्शन में तो टाइम बचाता है ये, लेकिन अगर आपको सेमिनार करनी है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। अब देखिए मान लीजिए आपको सेमिनार में 20 लोगों के पेपर प्रेजेंट कराने हैं, तो 20 लोग तो पेपर प्रेजेंट करते करते पूरा दिन और अगला दिन भी लगा देंगे, लेकिन अगर आपने रिटन में लिखा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही इंटरव्यू आपके 100 लोगों को आपको एक एक करके 1 to 1 इंटरव्यू लेना है तो आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको 100 लोगों का रिटन इंटरव्यू देना है तो आप एक पेपर दे दीजिए और वो आधे घंटे में वो कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी। देखिए अब यहाँ पर मेरिट और डीमेरिट आएगा तो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, अगर लिमिटेशन आएगा तो उसमें डिसएडवांटेजेस ही लिखने हैं। अब आता है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ऐसा कम्युनिकेशन जो ब्लैक एंड वाइट में होता है, जो या तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में होता है या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। ये अगर नोट्स आपको इन हैंड मिल रहे होते तो हार्ड कॉपी हो जाता, ये नोट्स अगर आपको PDF के फॉर्म में आपकी व्हाट्सअप पर जा रहे हैं, टेलीग्राम पर जा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया। तो ब्लैक एंड वाइट में, हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में जो अवेलेबल है वो रिटन कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल में लेटर लिख लीजिएगा, इसी तरह से बनाकर लिखिएगा या फिर आप इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। रिपोर्ट है, थीसिस है, नोटिस, सर्कुलर, मैनुअल, ईमेल, है ना, टेक्स्ट मैसेजेस, मेमो, एजेंडा, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सब एग्जाम्पल है। अब देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। जो एडवांटेज जो ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज थे वो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस होंगे, है ना। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है कि मैसेज को आप बहुत लंबे समय तक सेव कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके सीनियर्स से आपने कुछ नोट्स लिए होंगे, वो आप अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत सारा टाइम और मनी बचाता है। देखिए ऊपर भी आपने बताया था कि टाइम और मनी बचाता है, लेकिन डेली इंटरेक्शन के लिए बचाता है ना। अब टाइम और मनी ये कैसे बचाता है, मान लीजिए आपको एक बार में ओरल कम्युनिकेशन में देना है तो आप 100,000 लोगों को ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। वही मैसेज आप लिख कर बुक के रूप में छाप दें तो आप करोड़ों लोगों तक आपकी एक्सेस हो सकती है ना। तो वाइड एक्सेस है, यही पॉइंट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि इसकी वाइड एक्सेस है, इसकी पहुँच बहुत दूर दूर तक है। आपने फेसबुक पर कोई भी मैसेज डाला, वायरल हो गया, तो वो इंटरनेशनली आपके ऑडियंस को आपके रीडर्स को मिल जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन बहुत एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। अब देखिए क्या होता है, जब आप ओरली कुछ चीज़ बोलते हैं तो आप एक ही फ्लो में बोल जाते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के। रिटन कम्युनिकेशन में अगर आपने एक छोटा सा मैसेज भी ड्राफ्ट करा तो आप उसको फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले 1-2 बार ज़रूर गो थ्रू करेंगे, तो उसमें जो भी अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हैं वो आप रिमूव कर देंगे, तो एक्यूरेट हो जाएगा। और प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, बहुत क्रिस्प हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी यूज एज ए प्रूफ इफ़ टाइम डिमांड्स सो। ये प्रूफ के रूप में भी पेश किया जा सकता है अगर टाइम ऐसा आता है। तो इसमें लीगल वैलिडिटी है। क्या है इसमें, लीगल वैलिडिटी है। आप दिखा सकते हो कि मैम देखो आपने यही लिखाया था। डिसएडवांटेज क्या है, इट में क्रिएट कन्फ्यूज़न। ऊपर हमने बताया था ओरल कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न वाइप आउट करने का टाइम मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई बुक पढ़ना है, आपको कन्फ्यूज़न आया तो आपको कन्फ्यूज़न वो बना रहेगा जब तक कोई टीचर उसे क्लियर ना करे। इट इज़ सेल्डम फ्लेक्सिबल, ये बहुत कम ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन नहीं होता, यानी इसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते। चेंजेस कैसे करेंगे आप इसमें, मान लो भगवान न करे किसी बुक में कुछ गलत छप गया है तो वो अगले एडिशन तक गलती बनी रहेगी। आपने कोई मेल डाल दिया है, उसमें कुछ गलती हो गई है तो वो गलती बनी रहेगी। इट लैक्स पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच मिसिंग होता है। तो इसलिए अगर पर्सनल टच मिसिंग है तो फ्रेंडली रिलेशन भी अराउंड
फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिग्निटी, कर्सी को मेंटेन करना होता है। हमें जो है एक डेकोरम करना होता है। क्या है? डेकोरम मेंटेन करना होता है। एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल हैं ऑफिशियल लेटर्स, डैमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स, है ना, कंडोलेंस लेटर यानी सांत्वना पत्र। किसी के यहाँ कुछ नुकसान हो गया है तो उसको सांत्वना पत्र लिखकर भेजा जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि हमने ऊपर बताया इसकी टोन बहुत कर्सी से भरी हुई होती है, कर्टियस होती है, पोलाइट होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो अपनी सोफिस्टिकेटेड और मैनर्ड लैंग्वेज और नेचर के कारण, मैनर्ड टोन के कारण हम इजीली रिसीवर को इम्प्रेस कर सकते हैं और उससे फेवरेबल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीडर जो है इजीली कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर और क्लाइंट में, है ना। जिसको भी हम एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं अपना, जिसके पास भी हमारा ब्रोचर जा रहा है, तो वो अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ उसमें ज़्यादा रहती हैं। एग्जॉर्शन एट टाइम्स, एग्जॉर्शन का मतलब बहुत प्रेशर आ जाता है लिखने में और दबाव पड़ता है, तो बहुत सारा एग्जॉर्शन नहीं होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो हम क्यों नहीं होती, मतलब फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इसलिए हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी खुद की लैंग्वेज, अपने खुद के वर्ड्स, अपनी खुद की फ्रेजियोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में होता है तो इसमें शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि हम, है ना, ऐसे कह देते हैं यह, और आप क्या कहते हैं, गुड नाइट, है ना, आप क्या कहते हैं, फाइन। इसमें कई बार स्लैंग्स भी हो जाते हैं, जैसे अबे, ओए, है ना, ये सब, और आप बताइएगा, आपको ज़्यादा पता है। एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सअप चैट विद फ्रेंड्स, है ना, नेबर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लव लेटर्स, है ना। एडवांटेजेस, वैसे लव लेटर बहुत संभाल के लिखने चाहिए, है ना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा प्यार वाली भाषा का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसमें यही है कि फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होते हैं, रिलेशनशिप बॉन्ड जो है उनमें वार्मथ आती है, गर्मी आती है। वर्बल कम्युनिकेशन जो माउथ और वॉइस के थ्रू होता है वही वर्बल कम्युनिकेशन है। नेगोशिएशन, इंटरव्यू इसके एग्जाम्पल है। एडवांटेज, ईजी टू एक्सेस है, बहुत आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है जो इसको हिंडर कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, जो बैरियर लगा सकें। डिसएडवांटेजेस, कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि क्या कहा गया है, और ये रिकॉर्ड में सेफ नहीं रखा जा सकता। ये दोनों आप ओरल में भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी सारोफुल होते हैं, तो आपको फेल टू एक्सप्रेस माई थाट्स, तो उस समय आपके एक्शन बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं। उस समय में आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, आईज, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो वही नॉन वर्बल की कैटेगरी में आता है। जैसे पैटिंग का मतलब जब टीचर हमें शाबाशी देते हैं तो फिर थपथपाते हैं। क्रॉसिंग आर्म्स और लेग्स का मतलब है जब आप हाथ ऐसे क्रॉस करके हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप अनविलिंग हैं, काम नहीं करना चाह रहे। क्लैपिंग, आप जब खुश होते हैं ताली बजाते हैं, किसी को अप्रेज करते हैं, किसी को अपलॉड करते हैं तो ताली बजाते हैं। टचिंग फीट, जब आप ओवर रिस्पेक्टेड होते हैं तो आप टचिंग फीट टच करते हैं, या फिर नमस्ते करने के लिए जॉइनिंग हैंड्स टू से नमस्ते, है ना। एडवांटेज क्या है, इससे हमारी फीलिंग और इमोशन ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा वार्मली एक्सप्रेस हो जाती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिसीवर इसे ओवरलुक कर सकता है, अनदेखा कर सकता है। अब मैंने मान लो आपको बुलाया इशारों में कि इधर आओ, तो आप ओवरलुक कर, आपका नाम लेके बुलाऊंगी तब आप उसको अनदेखा नहीं कर पाएंगे। ओनली ए ट्रेंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, एक ट्रेंड पर्सन ही इसे समझ सकता है, अनट्रेंड पर्सन इसे नहीं समझ पाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो डीफ और डम्ब के न्यूज़ होती हैं, डीफ एंड डम्ब की न्यूज़ आती है ना, तो वो केवल एक ट्रेंड पर्सन ही उसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो ही उसे समझ सकता है।
मास कम्युनिकेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। मास कम्युनिकेशन, आजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है और हमें अपने घर से अलग निकलकर, लोकल होम टाउन से अलग निकलकर हमें आगे बढ़ना है, अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना है, ग्लोबली एक्सपेंड करना है, इंटरनेशनली एक्सपेंड करना है। ठीक है, ग्लोबली और इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के लिए हमें मास कम्युनिकेशन का सहारा लेना होगा। मास कम्युनिकेशन हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाता है, हम नेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, आज आप अपने एक घर के कोने में बैठकर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी को भी फैक्स कर सकते हो, किसी को भी मेल कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत चीप होता है ना। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके माध्यम से आप लोगों को एक चिट्ठी भेजने में आज भी 10 या 15 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10-15 रुपये का नेट है तो आप 1000 लोगों को मैसेज कन्वे कर सकते हो, मोर देन 1000 लोगों को कन्वे कर सकते हो। टाइम और एनर्जी बहुत बचती है, मनी भी बचता है ना। रियल टाइम अपडेट जो है वो सिंगल क्लिक पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप अपने रूम में बैठकर, अपने केबिन में बैठकर ये सोचो कि न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है मैं देख लूँ, कर्नाटका में क्या चल रहा है, आप ये देखना चाहें कि वर्ल्ड वाइड जो है सोने के रेट क्या हैं, तो बहुत आराम से रियल टाइम अपडेट आपको मिल जाती हैं। ये वाला आप जो है बॉक्स में लिखना, इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। जो लोग वॉइसलेस हैं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो लोग देखिए एक नेता तो पावरफुल होता है, लेकिन हम जो आम आदमी हैं उसकी वॉइस को कई बार क्रश कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को कई बार कुचल दिया जाता है ना। बहुत बड़े बड़े नेता आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको आपकी बात को कन्वे नहीं करने देते। आप अगर एक स्कूल में टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में जो हो रहा है वो आपके टीचर आपको कभी भी सुनेंगे नहीं, तो आप एक मेल कर सकते हैं चेयरमैन को, है ना। ऐसे ही आरटीआई डाल सकते हैं आप, जैसे एकेटीयू इतना अंधाधुंध काम कर रहा है तो आप आरटीआई डाल सकते हैं, है ना। एकेटीयू के वाइस चांसलर को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये वॉइस देता है वॉइसलेस को। डिसएडवांटेज इसमें यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ई कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो होता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। ई कम्युनिकेशन की रेंज बहुत वाइड है। ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल, ई मैगज़ीन, पॉडकास्ट, ईमेल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेजेस इसके होती हैं जो मास कम्युनिकेशन के हैं, टाइम, मनी और एनर्जी कंज्यूमिंग है, बहुत फास्ट है, बहुत प्रॉम्प्ट है, तुरंत है, इजी टू ऑपरेट है। हर आदमी आजकल तो माफ़ कीजिएगा, बच्चे भी इसे आप लिए हमें फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने ईमेल में दुनिया भर की बुक को सेव कर सकते हो, अपनी ड्राइव में आप दुनिया भर की फ़ोटो गैलरी को सेव कर सकते हो। डिसएडवांटेज यही है सबसे बड़ा इसका कि हमारी प्राइवेसी रिस्क पर रहती है। आपको पता नहीं कब आपकी चीज़ें जो है वो कोई भी प्राइवेसी आपकी हैक कर ले, है ना। हैकिंग का रिस्क रहता है, लीकेज, हमारे सीक्रेट का लीकेज होने का डर रहता है, हमारा डाटा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं ई कम्युनिकेशन के प्रकाश में आने के बाद से, बहुत सारे फ्रॉड्स भी प्रकाश में आ रहे हैं। जैसे अभी बहुत थोड़े दिन पहले काफ़ी सारे केसेस आए थे, उसमें क्या हुआ था कि डिजिटली आपको बंधक बना लिया गया था, है ना। तो देखिए हर चीज़ का कहीं ना कहीं अगर इफ़ेक्ट है तो डिफेक्ट भी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉशियसली इस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइप थे हमारे। अब जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पर बताया था उसको ले लेते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फ्लो होते हैं कम्युनिकेशन के, एक है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो डाउनवर्ड होता है तो कहीं पर अपवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में देखिए बहुत आसान है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को, और जो हायर ऑफिसर्स की डेस्क से निकलता है फिर वो लोअर लेवल पर जाता है, उसके बाद उससे लोअर लेवल पर, और फिर लास्ट में उससे लोअर लेवल पर जाता है। तो जो कम्युनिकेशन हायर ऑफिसर्स से लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक जाता है उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें जो है वो चीज़ें चेयरमैन की डेस्क से निकलकर डायरेक्टर तक जाती हैं, डायरेक्टर से एचओडी तक, एचओडी से फैकल्टी तक, और फैकल्टी से स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से स्टूडेंट्स तक जाती हैं। एग्जाम्पल में इसके बॉक्स में लिखिएगा, नोटिसेस हैं, सर्कुलर हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है। भाई डायरेक्टर ने जो बात कह दी वो एचओडी को माननी है, एचओडी ने जो बात कह दी वो उसकी फैकल्टी को माननी है।
ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मेंटेन रहती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक चेन होती है, आपको हर छोटी बड़ी समस्या के लिए चेयरमैन से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैकल्टी को बता दीजिए, फैकल्टी अपने एचओडी को बता देगी, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, फीडबैक बहुत स्लो है। क्यों फीडबैक स्लो है? क्योंकि इतनी सारी चेन को फॉलो करना होता है। मैसेज कई बार डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। आपने बात कुछ कही अपनी फैकल्टी से, फैकल्टी ने कुछ मैनिपुलेट करके मिर्च मसाला लगाकर अलग वर्ड्स में कर दिया, तो बस ख़त्म हो गया सारा खेल, है ना। पर्पस क्या है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना और एक लीड टीम को अच्छे से लीड करना। अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप एज ए मैनेजर, आप हर जगह तो नहीं देख सकते, तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपके लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीनियर्स को भी अपने सबऑर्डिनेट की, अपने जूनियर्स की, सबऑर्डिनेट याद ना रहे तो जूनियर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। कैसे? कई बार आपको जूनियर्स की एडवाइस की ज़रूरत होती है, कई बार उनके डिसीज़न मेकिंग में उनके हेल्प की ज़रूरत होती है, कई बार आपको उनके सजेशन चाहिए होते हैं, है ना। तो ये जो है सीनियर अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमारा कहाँ से होता है? जूनियर्स से होता है, जूनियर्स लेवल एम्प्लॉयज़ से टू दोज हु आर सीनियर, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में कैसे फ्लो बनता है? स्टूडेंट ने अपने क्लास का फीडबैक दिया फैकल्टी को, फैकल्टी ने वो फीडबैक पहुंचाया एचओडी को, और एचओडी ने डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने चेयरमैन को। इसमें क्या होता है? सजेशन बॉक्सेस होते हैं, उनके माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। पर्पस क्या है? एम्प्लॉय इसमें अपने सजेशन, अपने ग्रीवेंस, अपने प्रॉब्लम, अपने डिसीजन देने में फ्री फील करता है। ऑफिसर को एक गैस लग जाता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आखिरकार चल क्या रहा है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हर व्यक्ति को एक वैल्यू दी जाती है, हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। हर व्यक्ति की पॉलिसी मेकिंग में अपना एक अलग रोल होता है और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में हर एक की प्रतिभागिता यानी पार्टिसिपेशन होता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ा हुआ फील करता है तो वो हाईली मोटिवेटेड भी फील करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसमें देखिए ये है कि इट मे हिट द ईगो ऑफ सीनियर्स, सीनियर्स का ईगो बड़ा हिट हो जाता है कि भाई कल की आई हुई शिवानी मैडम जो है आज चेयरमैन की निगाहों में चढ़ गई, वाह जी वाह, ये कैसे हो गया। तो इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है और आपको मतलब आपको एज ए जूनियर क्रश करने का बहुत प्रयास होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये बहुत फॉर्मल है और इसमें क्या होता है कि पर्सनल्स ऑफ सेम रैंक एंड स्टेटस का इसमें कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल का मतलब कर्मचारी, एक ही रैंक और स्टेटस के कर्मचारियों के बीच होता है, या फिर अगर आप कहें तो बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, सेम ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट के बीच में ये वाला कम्युनिकेशन हो। पर्पस क्या है इसमें? कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल हेल्प। मैथ्स है ना, ये लिखे दिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को कम्युनिकेट करता है या उनको उनकी सहायता लेता है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से हेल्प लेता है। जैसे मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में कोई टीचर एब्सेंट है 10 दिन के लिए, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से टीचर बुलाकर उसको पढ़ है कि इसमें जो है हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होते हैं, है ना। कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, और इसमें टीम स्पिरिट जो है वो बनती है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज यही है कि लोग आपस में ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए सीएस की मैम का अफेयर हो सकता है इंग्लिश के सर से, है ना। तो और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम किल होता है, अनवांटेड और अनवांटेड। बच्चे का लेक्चर अगर 2-3 मिनट छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। ये तो कई बार मेरे साथ भी हो चुका है कि अगर मैं ओवर फ्रेंडली हो जाता हूँ ना कॉलेज में, फिर चीज़ें अच्छा लगने लगता है कि पढ़ाने थोड़ी आए हैं, हम तो खेलने कूदने आए हैं यहाँ पर।
तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये, अगर आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें ग्रेप वाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। ग्रेप वाइन में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेप वाइन है क्या, जब हम व्हेन वी कम्युनिकेट ऑफिशियल मैटर्स, जब हम ऑफिशियल मैटर्स को, ऑफिशियल इश्यूज़ को आर डिस्कस्ड अनऑफिशियली, जब हम ऑफिशियल मैटर्स को अनऑफिशियली डील करते हैं। अब अनऑफिशियली कैसे डील करते हैं, कई बार हम पार्टीज़ में ऑफिशियल मैटर्स की चर्चा करने लगते हैं, टी टेबल पर, कैंटीन में, लंच में, है ना। तो इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इनफॉर्मल होता है। इससे रूमर्स स्प्रेड होती हैं, अफवाहें बनती हैं और अनयूजुअल टॉक्स, है ना, अनयूजुअल टॉक्स आती हैं। लेकिन अगर आपका मैनेजर क्लेवर है, आप एक क्लेवर मैनेजर हैं, क्लेवर प्रोफेशनल हैं, तो आपको इससे डील करने की आर्ट पता होनी चाहिए और इसका यूज़ जो है वो संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए करना आना चाहिए। ये गॉसिप की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि दो कोवर्कर्स के बीच में लव अफेयर, टर्मिनेशन, इस तरह की फॉर्म में हो सकता है। पर्पसलेस होता है, नेगेटिव शेड होते हैं इसके, अनप्रोडक्टिव होता है, टाइम किलिंग होता है। इन चारों वर्ड्स को याद रखना। एडवांटेज क्या है, एक क्लेवर ऑफिसर जो है वो माइंडसेट का पता चल जाता है उसके लोगों का, कि लोग इतना भी गिरा हुआ सोच सकते हैं, या लोगों की हिडन टैलेंट का पता चल जाता है। जैसे विदुषी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, अरे इनको तो कल्चरल हेड बना दें, है ना। तो लोगों दोनों देखिए, अच्छाई भी है और बुराई भी है। डिसएडवांटेज क्या है, रॉ इन्फॉर्मेशन गैदर फैलती है इससे। अभी इन्फॉर्मेशन हुई, मतलब अभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, रूमर्स पहले फैल गए, है ना। इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर मार पड़ती है। मार का मतलब है स्पॉइल होती है, बिगड़ती है। रूमर्स स्प्रेड होते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाती है बाहर। तो ये हमारे कुछ जो है बैरियर, ये थे, फ्लो थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार करना। अब आता है अगला, बैरियर क्या होते हैं। तो देखिए 2 मार्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरियर एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, हिंडरेंस क्रिएट करती है, और जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करती है, मार करती है, बिगाड़ती है, जो ऑडियंस ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करती है ना। ऑडिबिलिटी का मतलब सुनने की क्षमता को, ऑडिबिलिटी को कहीं ना कहीं बिगाड़ती है। बैरियर बहुत टाइप के होते हैं, मैकेनिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैकेनिज्म पर बेस्ड हो गया है। आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी हम मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। इसके खराब हो जाएगा। और हम अब मान लीजिए बात करते करते लाइट चली जाए, तो आप मेल भेज रहे हैं तो वहीं अटक जाएगा। कुछ बैरियर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर ब्रेकडाउन, वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर। आपने फाइल बहुत अच्छी सेव करी है, सारी फाइल करप्ट हो जाएंगी वायरस अटैक होने से। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइन, क्रॉस कनेक्शन, ये भी आ सकता है इसमें। पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस, अगर मीटिंग प्लेस का साउंड स्प्रेड सिस्टम, एकस्टिक्स जो है, साउंड का साइंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, आवाज़ रैटलिंग हो रही है, मतलब आवाज़ हमारी जो है वो वाइब्रेट हो रही है ना, ये भी हो सकता है। वीक और डिफेक्टिव माइक्रोफोन, है ना। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन टीवी, रेडियो, स्पेशली इन रफ वेदर, क्लाउडी वेदर। आपने देखा होगा जब वेदर रफ और क्लाउडी होता है, स्टॉर्मी होता है, तो क्या होता है कि टीवी और रेडियो पर जो है टीवी की पिक्चर क्वालिटी ख़राब होने लगती है, रेडियो पर खड़खड़ाहट की आवाज़ें आने लगती हैं, रैटलिंग साउंड्स। अगर आपको नोट्स हम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी पुअर है, डिम है ना, डिम, या फिर इंक स्प्रेड हो गई है, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स का मतलब है कि ये वाइट है और वाइट के ऊपर हम अगर वाइट से ही लिख दें तो कितना ख़राब हो जाएगा, है ना, पढ़ने में नहीं आएगा, वो रीडेबिलिटी उसकी ख़राब हो जाएगी। अब आता है अगला सीमेंटिक बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। सीमेंटिक बैरियर का, सीमेंटिक का मतलब ही क्या है कि साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज, उस पर भी अगर सीमेंटिक बैरियर लग जाएँ तो सीमेंटिक जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है लैंग्वेज से, इसलिए सीमेंटिक बैरियर जो है या सीमेंटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। जैसे
डिफरेंट होता है। अब देखिए एक बात देखिए, ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई। डायलेक्ट और एक्सेंट क्या होता है? हमारा लहजा। अब जैसे लखनऊ के लोग बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड डायलेक्ट में बोलते हैं, वहीं अगर मेरठ के लोगों की बात करें, बिजनौर के लोगों की बात करें तो वो बहुत अलग बोलते हैं, है ना। ब्रज के लोग बहुत अलग डायलेक्ट में बोलते हैं। ऐसे ही टेक्निकल jargons जो हैं वो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। टेक्निकल jargons का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट के कठिन से कठिन टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करना। अगर हम वाटर की जगह H2O बोलें तो नॉन साइंस का जो स्टूडेंट है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, वो नहीं समझ पाएगा H2O, है ना। अगर हम होमो सैपियंस बोलें तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये ह्यूमन बीइंग को कहा जा रहा है। तो टेक्निकल jargons का मतलब है किसी भी भाषा के किसी भी विषय के कठिनतम शब्दों का, टेक्निकल शब्दों का यूज़ करना। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कभी हमें ट्रांसलेशन ही गलत मिला है तो हम क्या पढ़ पाएंगे। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में कुछ बैरियर्स पुट करती है, बैरियर्स लगाती है। डेट शीट बार बार चेंज हो रही है, शेड्यूल चेंज हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। पहले 4 महीने में ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको कितना चेंज आता है। जब मेन्यू में चेंज हो जाता है बार बार, कॉलेज में क्लासेस में चेंज हो जाता है तो कितना प्रॉब्लम आती है। अब आता है लैक ऑफ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ की कमी। लैक का मतलब होता है कमी। इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या वर्जन्स हैं मशीनरी के, अनहाइजीनिक इनसैनिटरी कंडीशन है, साफ़ सफाई नहीं है चीज़ों में, नॉन एसी केबिन्स हैं, है ना, तो वहाँ पर मन नहीं लगता, काम की करने की एफिशिएंसी प्रभावित होती है। प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहे हैं, है ना। सैलरी, वेजेस और रेमोनरेशन में बहुत डिले हो रहा है। डिले का मतलब देरी हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहे हैं, है ना, टाल मटोल की जा रही है। जब आपके खर्चे ही नहीं निकलेंगे तो आप क्या अच्छे से काम कर पाएंगे। अथॉरिटीज़ की लूज ग्रिप, कई बार ऐसा होता है कि आपके अथॉरिटीज़ की पकड़ अपनी अथॉरिटीज़ पर कमज़ोर होती है। जैसे हमने हायरार्की बताई ऊपर कि डायरेक्टर से एचओडी, एचओडी से स्टूडेंट, फैकल्टी, फैकल्टी से स्टूडेंट। अब मान लो आपने कोई बात अपनी फैकल्टी को बताई, वो फैकल्टी की ग्रिप जो है उसकी बात ही नहीं मानी जाती, एचओडी उसकी बात ही नहीं मानती, तो वो क्या कर पाएगी आपके लिए, है ना। ऐसे हाल में तो उसे कॉलेज ही छोड़ना पड़ेगा फिर। तो अथॉरिटीज़ की ग्रिप जो है वो अगर कमज़ोर है तो वो आपकी बातों को पूरा नहीं कर पा रही है तो भी आप नर्वस होने लगते हैं, आपकी एफिशिएंसी ख़त्म होने लगती है। कई बार ऑफिस का एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग होता है, नॉइजी होता है। ऑफिस में बार बार जो है वो बाहर से ठेलों की आवाज़ आ रही है, रेलवे ट्रैक की आवाज़ आ रही है ना, चीज़ों की आवाज़ आ सकती है। तो वहाँ पर अगर ऐसी आवाज़ें आती हैं तो पीसफुल एनवायरनमेंट ना रहने के कारण superiors and boss, पायलट हो रही हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल फिनोमेना कई बार ऐसा होता है। फ्लाइटी माइंड, अगर आपका माइंड फ्लाइटी है, फ्लाइट का मतलब उड़ान और फ्लाइटी का मतलब है चंचल, इससे याद रखना आप। अगर आपको शाम को पता है कि मुझे तो भैया बर्थडे में जाना है, तो आपका सारा ध्यान
ओवर जॉयड होते हैं, कई बार आप एक्सेस ऑफ सारो होता है, यानी सारो की अधिकता, दुख की अधिकता, ओवर जॉयड हैं, एंग्री हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें रीज़न को नहीं सुनते हैं, लॉजिक को नहीं सुनते हैं और आप बस अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। कई बार आपकी हेल्थ ख़त्म हो सकती, पुअर हो सकती है, आपकी वीक आई साइट हो सकती है, डिफेक्टिव हियरिंग हो सकती है, आपको फटीग हो सकती है। अब फटीग का मतलब है थकान। आप फटीग में, मेंटली फटीग में हो सकते हैं, फिज़िकली फटीग में हो सकते हैं। जैसे आप 6 लेक्चर सुनते हैं तो 7वां लेक्चर लेने की आपको जान बचती नहीं है। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, देखिए अगर स्पीकर की टोन बहुत हार्श है, बहुत रूखी सूखी है, तो वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर स्पीकर बायस्ड एटीट्यूड का है, उसका झुकाव एक तरफ है, प्रेजुडाइज्ड है, उसे पता है कि उसने मन में बिठा रखा है कि भैया सेक्शन सी में बच्चे मिलेंगे और सेक्शन सी के बच्चों को तो मुझे पढ़ाना ही नहीं है। इम्पार्शियल डीलिंग, कुछ बच्चों के साथ आपका टीचर जो है वो रातों को घूमता है और जब क्लास में आता है तो बस उन्हीं बच्चों की ध्यान रखता है वो, तो ऐसे में आप जो है निगलेक्टेड फील करने लगेंगे। हमारे अंदर आ सकता है, हमारे अंदर मूड स्विंग हो सकते हैं, कभी तो हम एंग्री हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, नर्वसनेस में हो जाएंगे, ओवरजॉयड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कूदने हंसने लगेंगे, है ना। कई बार हम फटीग में आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है हमारे अंदर। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। स्टेटस बैरियर, स्टेटस बैरियर में कई बार हमारा हायर और लोअर स्टेटस जो होता है वो भी एक बैरियर क्रिएट करता है। और अगर हम हायर स्टेटस के हैं, एक पॉलिटिशियन है, तो हम एक रिक्शा पुलर से बात करते हुए बड़ा ही ऑकवर्ड फील करेंगे, बशर्ते वो हमारे चुनाव का पीरियड नहीं है। चुनाव के पीरियड में तो हमें सब प्यारे लगते हैं। ऐसे ही एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा, एक विलेज का बच्चा जब जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ का ग्लैमरस एनवायरनमेंट देखकर वो ऑस्ट्रक हो जाता है, वो थोड़ा सा जो है भौचक्का हो जाता है, नहीं बात कर पाता है वहाँ पर। ऐसे ही एक बैरियर आता है, वो मैं आपको इधर बता देती हूँ, वो होता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में देखिए एक तो डिस्टेंस आती है। अब अगर आप क्या है, व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर एट डिस्टेंट प्लेस, तो दे आर नॉट एबल टू लिसन टू वन अनदर। एक आता है आपका नॉइज़, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देती हूँ। नॉइज़ी एनवायरनमेंट है तो नॉइज़ क्या करता है, नॉइज़ डिस्टॉर्ट करता है आपके मैसेज को, क्या करता है, डिस्टॉर्ट द मैसेज। और क्या करता है, ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द ऑडिबिलिटी, ठीक है। और एक आता है टाइम, अगर कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज शेड्यूल्ड टाइम के बाद आप तक पहुंचेगा तो उसकी रेलेवेंसी रह जाएगी, है ना, नहीं रह जाएगी ना। तो ये हमारे फिज़िकल बैरियर हैं। अब आता है 7 C's क्या हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसाइसनेस, बहुत ही शॉर्ट समझाया है मैंने, आपको जरूर आएगा। बेकन ने ये कहा था कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यानी संक्षिप्तता ही विट की, बुद्धिमत्ता की जो है आत्मा है। इसे देखिए आजकल के ज़माने में पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़ने का किसी को भी टाइम नहीं है। अगर आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में क्रिस्प टू दी पॉइंट होकर लिखा है तब तो पढ़ लिया जाएगा वो, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा जाएगा। तो कंसाइज रखिए, ब्रीफ रखिए, टू दी पॉइंट रखिए, अप टू द मार्क रखिए, क्रिस्प रखिए, क्योंकि टू मैनी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टू मैनी वर्ड्स रीडर और राइटर दोनों का ही माइंड डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। आपको एक्सएग्रीगेट नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं चीज़ें बोलनी है, आपको अप टू द मार्क, टू द पॉइंट रहना है। क्लैरिटी, आपका जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल की तरह, कोई हिडन, और जब हम क्रिस्टल की तरह क्लियर रहने की बात करते हैं इसका मतलब है कोई हिडन और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूशियस मैसेज हमें नहीं देना है। कंप्लीशन, मैसेज जो है वो हमारा हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बोला जाए, डाटा के रेस्पेक्ट में बोला जाए, या फिर किसी भी रेस्पेक्ट में बोला जाए।
ऊपर हमने कंसाइसनेस की बात करी थी कि संक्षिप्त होना चाहिए मैसेज, तो कंसाइसनेस तो हमें अचीव करनी है, बट कंप्लीशन को स्टेक पर लगाकर, दांव पर लगाकर नहीं अचीव करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉक्स में लिखिएगा। इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो बहुत ही डल इंप्रेशन छोड़ता है और ये सेंडर की इमेज को मार करता है, यानी स्पॉइल करता है। करेक्टनेस, मैसेज कंप्लीट करेक्ट भी होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है वो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग वाइज करेक्ट हो, पंक्चुएशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, जैसे जहाँ कॉमा आना है वहीं कॉमा आना है। और एक है डेटा और स्टेटिस्टिक्स के रूप में भी हमारा मैसेज बहुत ही एरर फ्री होना चाहिए। जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं, जो भी आप डेटा दे रहे हैं, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो मीटर्ड और मेजर्ड टोन में होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, है ना। कर्सी बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, लाइफ ब्लड है कम्युनिकेशन के लिए। हमारा मैसेज जो है पोलाइट और सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, वेल मैनर्ड ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। सॉफ्ट टोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीवर का ध्यान आकर्षित करती है और उनका कॉन्फिडेंस विन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आपको सॉफ्ट होना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे यूज़ ऑफ सॉरी, थैंक यू, स्वीट कोटेड टंग का यूज़ करना होगा, डेकोरम मेंटेन करना होगा और यू एटीट्यूड को फॉलो करना होगा। यू एटीट्यूड का मतलब है टू मेक द रीडर फील हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर, टू मेक देम फील हाउ मच वैल्यूएबल दे आर फॉर अस। कंसीडरेशन का मतलब है दूसरे व्यक्ति को समझना, उसकी डिग्निटी को समझना, वैल्यू देना, उसकी इमेज को वैल्यू देना, उसकी मांगों को समझना, है ना। आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में, आपको पता है सामने वाला इंग्लिश समझ ही नहीं रहा है, तो दूसरे लोगों की नीड को समझना, प्रायोरिटीज़ को समझना, यही कंसीडरेशन है। और उनको एड्रेस करना, पुटिंग दैम इन योर प्लेस, उनको अपनी जगह रखकर उनको एड्रेस करना। यू टॉक टू समवन इन ए वे यू वुड वांट समवन टू टॉक टू यू, उनसे ऐसे बात करना जैसे बात होते हुए आप अपने साथ देखना चाहते हैं। ये इसको आप बॉक्स में लिखिएगा। बीइंग कंसिडरेट मीन्स टू बी एम्पैथेटिक, कंसिडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक होना, यानी योर पेन माई पेन समझना। टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को बिना कहे समझना, उनके बिना कहे समझना, उनको उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट को रिगार्ड देना, है ना। ये नहीं है कि एक शोरूम में अगर एक गांव वाला आ गया तो आप उसको अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, आपको उसकी नीड को समझकर उसको डील करना होगा। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है बीइंग स्पेसिफिक, मीनिंगफुल एंड फोकस्ड। स्पेसिफिक होना, मीनिंगफुल होना, पर्पसफुल होना और फोकस्ड होना। रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश, स्ट्राइक ऑन द पॉइंट। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करने से अच्छा है डायरेक्टली यू नीड टू कम टू द पॉइंट। और कंक्रीटनेस का ये भी मतलब है कि आपको फैक्चुअल होना है, ऑथेंटिक होना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मतलब आपको ऐसी बातें करनी है जो फैक्चुअल हो, जिसमें वास्तव में फैक्ट हो, जो प्रूव्ड हो, है ना। अब आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में कोड है। कोड क्या है, सिस्टम ऑफ वर्ड्स है, लेटर्स है, साइंस है। साइंस का मतलब सिंबल्स। अब एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो एक रेड लाइट जल रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है, उसका पता होता है, उससे एक इंडिकेशन जाता है कि अंदर बहुत सेंसिटिव काम चल रहा है और वी नीड नॉट टू डिस्टर्ब दैट रूम, है ना। जैसे ही ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल हैं वो भी आपको, साइंस जो है वो भी आपको कुछ कन्वे करते हैं। तो ये कोड क्या है, सिस्टम है किसका, वर्ड्स का, लेटर्स का, साइंस का। आप इस तरह से लिखकर बना दीजिएगा कि क्या किस चीज़ का सिस्टम है, वर्ड्स, लेटर्स और साइंस और सिंबल्स का सिस्टम है। दे आर कंबाइंड टुगेदर टू रिप्रेजेंट ए मैसेज। अगर उनको कंबाइंडली एक जगह पर रख लिया जाए तो वो एक मैसेज कन्वे करते हैं शॉर्टर फॉर्म में या कन्वीनियंट फॉर्म में, जो रीडर को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहता है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्ट्रक्चरल सिंबल।
रिएक्ट करने का कारण बनता है। जैसे फूड ऑफ स्मेल जो है ना, वो आपको उस फूड को लेने के लिए उकसा रही है। एग्ज़ाम जो है वो आपको पढ़ने के लिए पढ़ने का रिएक्शन करने के लिए कॉज बन रहे हैं। तो एग्ज़ाम स्टिमुलस है। रेस्पॉन्स यानी फीडबैक, रिस्पॉन्स वो रिएक्शन है रिसीवर का जो उसे मैसेज रिसीव करने पर होता है, और वो ये बताता है कि कितना उसे डिलीवर्ड मैसेज का कितना पार्ट उसे समझ में आ गया है, कहाँ कहाँ उसे प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, डाउट है। रेस्पॉन्स जो है फीडबैक फॉर्म के रूप में रिकॉर्ड करा जा सकता है, ग्रीवेंस प्रोसीजर के रूप में रिकॉर्ड करा जा सकता है, सजेशन बॉक्सेस के रूप में रिकॉर्ड करा जा सकता है। या फीडबैक की बात करें तो दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट, आप किसी का इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं। जैसे टीचर हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है कि बेटा इतना अच्छा बोला है, थोड़ा और अच्छा कर लो, यहाँ पर गलत है। और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक में आप क्या है कि अब ट्रोलिंग जो है, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक, ट्रोलिंग जो है वो इसमें आती है कि बस आपने बेवजह किसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, टांग खिंचाई, है ना। वॉवेल साउंड, अब आप जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन वाई भी एक हिडन वॉवेल है, सेमी वॉवेल में मानते हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखना है कि जो वॉवेल है, वॉवेल साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जब हम माउथ की ब्रीदिंग करते हैं तो फ्री फ्लो करते हैं, यानी खुलकर सांस लेते हैं और तब आवाज़ का, उस वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कंसोनेंट में 21 अल्फ़ाबेट जो ए ई आई ओ यू के अलावा हैं वो कंसोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कंसोनेंट जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस करी जाती हैं। स्टॉपिंग ब्रीफली, ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो, एयर फ्लो को थोड़ा रोक कर बोली जाती हैं। यहाँ तो फ्री फ्लो में बोली जाती है, यहाँ पर ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो। तो ये दोनों कीवर्ड याद रखिएगा। टोन क्या है, टोन क्वालिटी ऑफ वॉइस है ना। टोन से क्या होता है, स्पीकर का फीलिंग, मूड, इंटेंशन, है ना, वो क्या कहना चाहता है, विलिंग है, अनविलिंग है, होस्टाइल है, या फिर उसके एटीट्यूड का पता चलता है ना। हमारी टोन, हमारा एटीट्यूड का पता चलता है कि हम कूल हैं, एंग्री हैं, होस्टाइल हैं। होस्टाइल का मतलब विरोधी। हमारी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए। हार्श टोन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ये कुछ नहीं है। राइजिंग टोन, अब राइजिंग टोन क्या है, जब हम स्पीकर जो है वो लोअर नोट में शुरू करता है ना, लेकिन ग्रेजुअली वो हायर नोट की तरफ बढ़ता है, तो ये जो है ये राइजिंग टोन में आती है। यूज़ कब होती है, ये देखिए बहुत अच्छा है, इसको आप बॉक्स में लिखे बिना मत आइएगा। राइजिंग टोन यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में यूज़ होती है, WH टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में यूज़ होती है, और पोलाइट रिक्वेस्ट करने में यूज़ होती है ना, ज़रा पानी ला दो प्लीज़, इन्विटेशन एनकरेज करने में होती है। फॉलिंग टोन में क्या होता है, जब स्पीकर जो है हायर नोट में शुरू करता है और धीरे धीरे लोअर नोट में आ जाता है, तो ये वो फॉलिंग टोन में करता है। जैसे डिबेट में आपने देखा होगा, है ना, ऐसे होता है। ये वाली कब यूज़ होती है, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में यूज़ होती है, जहाँ पर इमोशनल इम्प्लीकेशन नहीं होते हैं, है ना। और कमांड इशू करने में होती है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। ऑर्डर पास करने में होती है, डिबेट में होती है, और जनरली क्वेश्चन वर्ड्स से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वहाँ पर होती है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, स्लेबल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्लेबल क्या होता है, और मैं स्लेबल भी बताऊंगी आपको, आर्टिकुलेशन भी बताऊंगी, बस आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्लेबल एक्चुअली ये देखिए कई बार आ चुका है क्वेश्चन, हालांकि ये एग्ज़ाम में तो मतलब सिलेबस में तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आ चुका है तो हम बताएंगे। यूनिट ऑफ साउंड होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये यूनिट ऑफ साउंड है, साउंड का यूनिट है। दूसरा क्या है, जब हम ब्रेक डाउन वर्ड्स, जब हम वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वर्ड्स, है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वर्ड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंस है, तो हमने इंडिपेंडेंस, तो हमने इस वर्ड को ब्रेक डाउन करा किसमें, स्मॉलर पार्ट्स में। क्यों करा, फॉर एग्जाम्पल क्यों करा आपने, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। और क्यों करा आपने, टू इम्प्रूव स्पेलिंग, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, इजी लर्निंग के लिए आपने यूज़ करा, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो ये स्लेबल होता है ना। स्लेबल में एक वॉवेल साउंड होती है, स्लेबल में क्या होता है, स्लेबल में 1 वॉवेल साउंड, ठीक है। अब स्लेबल जो, जैसे मान लीजिए कैट, कैट में एक वॉवेल साउंड है। अब अगर हम बात करें रनिंग,
तो रनिंग में कितनी वॉवल साउंड है? रन और इंग, 2 वॉवल साउंड है। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती हूँ। बनाना, 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 इसमें कितने वॉवल साउंड हुए? 3 वॉवल साउंड हो गए, राइट। अब वॉवल, ये स्लेबल कितने तरह के होते हैं? स्लेबल होते हैं 3 टाइप के। मोनोस्लेबल, मोनोस्लेबल में एक स्लेबल होता है, जैसे 1 स्लेबल, जैसे कि रैट, जैसे कि गो। ठीक है, दूसरा स्लेबल क्या हो गया? पॉलीस्लेबल हो गया। पॉलीस्लेबल में मोर देन 1 स्लेबल होता है, मोर देन 1 स्लेबल। जैसे मैंने अभी बताया था ना, रनिंग। अब होता है, एक होता है सेस्क्यू स्लेबल। इसमें ना 1.5 स्लेबल होता है, 1 स्लेबल तो पूरा और हाफ स्लेबल। जैसे कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी, तो इसमें जो है 1.5 स्लेबल होता है। तो बहरहाल आप समझ लीजिए स्लेबल यूनिट ऑफ साउंड है। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ वर्ड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। और ये जो देखिए, ये जो है ना इंडिपेंडेंस, अब एक चीज़ और देख लीजिए मेरे कहने से, इसमें इंडिपेंडेंस, ये तो स्लेबल हो गए। इसको करने की जो प्रक्रिया है पूरी, यानी कि ब्रेक डाउन इनटू वर्ड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, इसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपका अब समझ में आ गया होगा। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनकम्प्लीट रह गई हो इस यूनिट में। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक, काइंडली शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। वॉरियर बने रहिए, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। गेटवे क्लासेस बिल्कुल पूरी तरह आपके साथ है। पेपर को बिल्कुल वॉरियर की दृष्टिकोण से दीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, इसी आशा के साथ इस वीडियो में यहीं पर विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।